बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने फ़िज़िक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की कंप्लीट सोल्यूशन करनी है और ये इस सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। पहला एमसीक्यूज़ है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ए वी इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस कॉन्स्टेंट इज़ इक्वल टू, हमारे पास चार ऑप्शन है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, मास ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम फ्लो रेट। तो अब हम ए और वी के प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। तो चलते हैं सोल्यूशन की जानिब। इसमें हमारे पास ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वी क्या है, वेलोसिटी है। तो इसकी सोल्यूशन को देखते हैं। ए को हमने अपनी जगह पर लिख दिया, वेलोसिटी की डेफिनेशन है लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ पर आप देखिए, एरिया को जब आप लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वॉल्यूम आ जाता है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये क्या है, किसी भी चीज़ को हम टाइम के पर डिवाइड करते हैं तो उसको हम रेट बोलते हैं, ऊपर क्या है वॉल्यूम। तो ये हमारे पास रिजल्ट आया वॉल्यूम फ्लो रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे पास ठीक है। दूसरा एमसीक्यूज क्या है, एस्ट्रोनॉट अपीयर वेटलेस इन स्पेस। एस्ट्रोनॉट स्पेस में वेटलेस अपीयर क्यों होते हैं, रीजंस देखते हैं। इसके ऑप्शंस हैं, देयर इज़ नो ग्रेविटी, there is no floor pushing upward on the earth, satellite is freely falling, there is no air in space। तो स्पेस में एस्ट्रोनॉट इसलिए वेटलेस अपीयर होते हैं कि उनकी मोशन जो है वो फ्री फॉल मोशन होती है। जहाँ पर भी फ्री फॉल मोशन होगी वहाँ पर वो बॉडी वेटलेस अपीयर होगी। अगले एमसीक्यूज की जानिब बढ़ते हैं। विच वन इज़ कॉन्स्टेंट फॉर अ सैटेलाइट एंड ऑर्बिट। किसी भी सैटेलाइट के लिए ऑर्बिट में कौन सा ऑप्शन जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, एंगुलर मोमेंटम या पोटेंशियल एनर्जी। इसके सोल्यूशन की जानिब जाते हैं। हमें पता है कि टॉर्क बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि सैटेलाइट जो है वो रिवोल्यूशन कर रहा है अराउंड दी अर्थ। अगर आप यहाँ पर टॉर्क को कैलकुलेट करें तो ये पोजीशन वेक्टर यानी मोमेंट आर्म हुआ, और फोर्स जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसका डायरेक्शन टूवर्ड द सेंटर है, दोनों पैरेलल है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ यानी आर एफ साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 है, साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो टॉर्क की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। जब टॉर्क की वैल्यू 0 होगी तो एंगुलर मोमेंटम आपके पास कांस्टेंट आएगा। तो इस एमसीक्यूज में यानी सैटेलाइट के लिए एंगुलर मोमेंटम जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट है। अगला एमसीक्यूज, द हीटिंग एंड कुकिंग ऑफ फूड बाय माइक्रोवेव ओवन इज एन एग्जांपल ऑफ। सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल है, रेजोनेंस का है, डैम्प्ड ऑसिलेशन है या फ्री ऑसिलेशन है। तो रेजोनेंस जो है एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एनर्जी की एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारा फूड जो है वो पक जाता है। तो इस ऑप्शन का, इस एमसीक्यूज का ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है, यानी रेजोनेंस की वजह से माइक्रोवेव ओवन जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है। अगला एमसीक्यूज है, द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मैक्सिमम व्हेन पार्टिकल। सिंपल हार्मोनिक मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स कब मैक्सिमम होगा, डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, हाफ वे बिटवीन देम, क्रॉसिंग मीन पोजीशन या रेस्ट की पोजीशन में। तो इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। हमें पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स बराबर होता है माइनस के एक्स। एक्स डिस्प्लेसमेंट है, माइनस जो है इसकी डायरेक्शन को शो करता है, और के जो है वो कांस्टेंट है। अगर हम कांस्टेंट हटा दें तो हमारे पास फोर्स जो है ये आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो जितना हम डिस्प्लेसमेंट बढ़ाएंगे रिस्टोरिंग फोर्स उतना बढ़ जाएगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स पार्टिकल का जब डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तब जो है रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होगा। अगला एमसीक्यूज है, इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल एंड इट्स मास पर यूनिट लेंथ इज रिड्यूस्ड टू हाफ देन द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव ऑन इट इज। जब आप क्या करेंगे, मास पर यूनिट लेंथ को रिड्यूस करेंगे, हाफ करेंगे, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल, अगर हम टेंशन को डबल कर दें और इस मास पर यूनिट लेंथ को हाफ कर दें तो फिर हम ट्रांसवर्स वेव की स्पीड को देखते हैं कि उस पर क्या असर पड़ेगा। तो इसके सोल्यूशन की जानिब जाते हैं। फॉर्मूला है टेंशन और लेंथ का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मास अंडर दी रूट।
अब सबसे पहले हमने करना क्या है, टेंशन को डबल करना है। टेंशन के साथ मैंने 2 लिख दिया। इसी तरह मास पर यूनिट लेंथ को हाफ करना है, तो यहाँ पर हमारे पास है लेंथ पर यूनिट मास। अब हमें गिवन क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। तो जब आप इसको हाफ करेंगे 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर 2 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 फॉर रिजल्ट और उसका स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पर आपको बाहर 2 नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप टेंशन को डबल करेंगे, मास पर यूनिट लेंथ को रिड्यूस हाफ करेंगे, तो आपके पास जो स्पीड है ट्रांसवर्स वेव का वो डबल हो जाएगा। तो ऑप्शन MCQs नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन है डबल्ड। अगला MCQs है, देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी बाय द पार्टिकल ऑफ द मीडियम एन। कौन सा वेव जो है वो एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं करता? स्टेशनरी वेव जो है ये एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं करता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल प्रूव्स द ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट? लाइट का जो ट्रांसवर्स नेचर है वो किस फिनोमिना ने प्रूव किया था? इंटरफेरेंस ने, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन या डायफ्रैक्शन ने? जब हम ट्रांसवर्स वेव को पोलराइड से गुजारते हैं तो ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल की जो मूवमेंट होती है वो अप एंड डाउन होती है अपनी वेव वेक्टर के लिए। तो जब हम इसको पोलराइड से गुजारते हैं, इसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कुछ कंपोनेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और इधर से हमें पता चल जाता है कि लाइट का जो नेचर है वो कौन सा नेचर है, ट्रांसवर्स वेव। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला एमसीक्यू है, मैक्सिमम वर्क कैन बी ऑब्टेन इन दी प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक में कौन से प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क परफॉर्म हो जाता है? साइक्लिक में, आइसोथर्मल में, आइडियाबैटिक में, आइसोकोरिक में? सोल्यूशन की जानिब जाते हैं। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक हमें कहता है डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। यानी अगर आप किसी सिस्टम को हीट एनर्जी देंगे तो कुछ हीट एनर्जी उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी और कुछ हीट एनर्जी वर्क परफॉर्म करेगी। अब अगर हमारा प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज ज़ीरो आता है। जब इंटरनल एनर्जी में चेंज ज़ीरो आएगा तो टोटल हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी वर्क में। यानी आइसोथर्मल प्रोसेस में टोटल हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है यूजफुल वर्क में। तो इस प्रोसेस में वर्क जो है वो मैक्सिमम परफॉर्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर MCQs नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन बी है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आज के लेक्चर से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियो लेक्चर बनाऊं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर